हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फेजर डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन। ओके, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में फेजर डायग्राम देखे थे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर में हमने डिफरेंट डिफरेंट लोड पे, रजिस्टिव लोड, लैगिंग लोड, लीडिंग लोड पे फेजर डायग्राम हमने डिस्कस किए थे कि कैसे फेजर डायग्राम हमारे बनते हैं। ओके, वैसे ही आज हम फेजर डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन जनरेटर का भी और इंडक्शन मोटर का भी। ओके, इंडक्शन जनरेटर का जो फेजर डायग्राम होता है वो इंडक्शन मोटर के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब जो करंट फ्लो होगा इंडक्शन जनरेटर में वो जस्ट अपोजिट रिवर्स हो जाता है। तो हम इंडक्शन मोटर का पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम इंडक्शन जनरेटर का देखेंगे कि कैसे हमारा उसमें करंट रिवर्सल हो जाता है। ओके, तो जो ट्रांसफार्मर था हमारा वो क्या था, तीनों लोड पे वर्क करता था, रजिस्टिव लोड पे भी, इंडक्टिव लोड पे भी, कैपेसिटिव लोड पे भी। बट जो इंडक्शन मशीन होती है वो हमेशा क्या करती है, लैगिंग लोड पे वर्क करती है। इसलिए यहाँ पे जो हम फेजर डायग्राम बनाएंगे वहां पे जो हम करंट लेंगे ईएमएफ से वो हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा कुछ एंगल से। ओके, क्योंकि लैगिंग लोड में क्या होता है, करंट लैग करता है हमारा किससे, वोल्टेज से बाय एंड सम एंगल। वो एंगल हमारा थीटा टू फाई टू जितना भी होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इंडक्शन मशीन जो होता है वो क्या हमारा, इट ऑलवेज वर्क फॉर लैगिंग लोड। ओके, ये कौन से लोड पे काम करती है, लैगिंग लोड पे। जबकि हमारी थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन हो गया हमारा, या फिर डीसी वो ट्रांसफार्मर है, ये क्या करती है, तीनों लोड पे वर्क करती है, इंडक्टिव भी, रजिस्टिव भी और कैपेसिटिव लोड पे। ओके, अब जो इंडक्शन मशीन है इसमें क्या है, स्टेटर पे भी बाइंडिंग है और हमारा क्या है, रोटर में भी बाइंडिंग है। ओके, जो हमने पढ़ा था ना अभी जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, स्क्वायरल केस में भी क्या है, रोटर बार्स है बट वहां पे भी करंट तो फ्लो हो रहा है ना, मतलब बाइंडिंग नहीं है। हम बाइंडिंग की जगह पे क्या है, बार्स लगा जाते हैं, वो एक तरह के बाइंडिंग की तरह ही परफॉर्म करता है। ओके, तो स्टेटर और रोटर दोनों बाइंड में क्या है, हमारी बाइंडिंग है, तो मतलब दोनों में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब दोनों में क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, दोनों के कारण बनेगा, स्टेटर बाइंडिंग के कारण भी और रोटर बाइंडिंग के कारण भी। ठीक है, सपोज जो स्टेटर बाइंडिंग है इसका जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, तो फ्लक्स क्या है, ∅1 है। और जो हमारी रोटर बाइंडिंग है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है और सपोज फ्लक्स क्या है, ∅2 है। तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा फाई आर, वो क्या होगा, दोनों के कारण बनेगा, स्टेटर वाइंडिंग के कारण भी और रोटर वाइंडिंग के कारण भी। ओके, तो फाई आर क्या होगा हमारा, ∅1 प्लस ∅2। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स लेके चलते हैं। सपोज ये है हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स ∅ आर। ओके, तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस है स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग में, E1 जो भी हम लेंगे वो लेंगे हमारा स्टेटर के लिए, और 2 जो डिनोट करेंगे वो लेंगे हम किसके लिए, रोटर के लिए। ओके, तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस है वह स्टेटर वाइंडिंग सपोज E1, और जो ईएमएफ इंड्यूस है रोटर वाइंडिंग E2, ये क्या करेगा, इससे कुछ क्या करेगा, लैग करेगा। ओके, ऑलरेडी हमने जब डीसी मशीन पढ़ाया तो हमने बताया कि क्यों ये हमारा लैग करेगा 90 डिग्री से, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो भी साइनोसोडियल है, φm साइन ऑफ ओमेगा टी, और E इक्वल टू क्या होता है, एन डी फाई बाय dt। ओके, तो एन डी फाई क्या है, φm साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा। मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का आता है हमारा, 90 डिग्री का। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा फ्लक्स से कितना लैग करता है, 90 डिग्री। लैग क्यों करेगा, क्योंकि पहले फ्लक्स आया, उस फ्लक्स को कट किया तब जाके ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो पहले क्या आया, फ्लक्स, बाद में क्या आया, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या करता है, लैग करता है फ्लक्स से, कितना एंगल लैग करता है, 90 डिग्री। ओके, क्योंकि हमने अभी देखा φm sin ओमेगा t इक्वल टू एन डी फाई बाई dt, तो कितना लैग करता है, 90 डिग्री से। ओके, तो सपोज ये हो गया E1, तो ए होगा हमारा E2। ओके, E1 हमने ग्रेटर देन E2 क्यों लिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होते हैं इंडक्शन मशीन में, जो रोटर बाइंडिंग्स होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू स्टेटर से। ओके, जो रोटर है उसके नंबर ऑफ टर्न्स, एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रोटर बाइंडिंग is less as compared to स्टेटर बाइंडिंग। ओके, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं रोटर बाइंडिंग के वो कम होते हैं एज कंपेयर टू स्टेटर बाइंडिंग, और E इक्वल टू क्या होता है हमारा 4.44 F5N।
मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी हमारा डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स जिसके ज्यादा होंगे ईएमएफ उसका ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उसके ईएमएफ कम होगा। इसलिए हम E1 ग्रेटर लिया है E2 से, क्योंकि NR जो होता है वो लेस देन होता है किससे, NF से। ओके, पहले हो गया रिजल्टेंट फ्लक्स और ये हो गया हमारा ईएमएफ इंड्यूस। अब हमने बोला क्या है हमारा रोटेटिंग, हमारा जो इंडक्शन मशीन है वो किस पे वर्क करती है, हमारी लैगिंग लोड पर वर्क करती है। ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है सपोज वो इस साइड घूम रहा है किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। हमने आपको बताया था ना कि जो स्टेटर का फ्लक्स है मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो किस स्पीड से रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड से। रोटर किस स्पीड से रोटेट करता है, रोटर की स्पीड से NR से। ओके, अब सपोज हम करंट लेते हैं कि करंट कुछ क्या करेगा, वोल्टेज से लैग करेगा, क्योंकि ये क्या है लैगिंग लोड पे वर्क करता है इंडक्शन मशीन। इसलिए हमने बोला कि करंट कुछ एंगल से लैग करेगा, सपोज ये क्या है θ2। ओके, तो जो करंट के फ्लक्स जो होगा वो करंट के इसमें फेज में होगा, वो क्या हो गया हमारा φ2। ओके, अब अगर हम φR देखें रिजल्टेंट फ्लक्स तो वो क्या होता है φ1 प्लस φ2। ओके, तो यहाँ पे अगर φ1 देखें तो वो क्या होगा φR माइनस φ2। तो φR तो हमें मिल गया, φ2 माइनस φ2 कहां से मिलेगा, φ2 अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस φ2 क्या होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का φ2। ओके, φ2 ही लिखेंगे क्योंकि φ2 यहाँ था उसका अपोजिट कर दिया तो माइनस φ2 हो गया। तो अब रिजल्टेंट φ1 क्या हो जाएगा, पूछिए φR प्लस मतलब माइनस φ2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा φ1। ओके, तो ये क्या हमारा फेजर डायग्राम हो गया हमारा कि ऐसे बन, सबसे पहले रिजल्टेंट फ्लक्स लिया, फिर ईएमएफ इंड्यूस इससे 90 डिग्री लैग करेगा, ये हम देख चुके हैं क्योंकि फाई क्या होता है फाई एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, इसलिए क्या करेगा अपोज करेगा। ओके, ये है φ2, यहाँ पे I2 है हमारा, ये लैग कर रहा है इसलिए करंट यहाँ पे होगा हमारा। हमने कुछ इंडक्टिव लोड लिया, प्योर इंडक्टिव नहीं लिया, नहीं तो हमारा क्या होता है 90 डिग्री से लैग करता है हमारा। φR φ1 प्लस φ2 था तो इसका जस्ट क्या हो गया हमारा अपोजिट हो गया। ओके, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वो क्या करेगा हमारा रोटर फ्लक्स अपो विल बी इन फेस ऑफ द रोटर करंट हो गया हमारा। अब जो हमारा टॉर्क जनरेट होता है हम क्या बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्लोज होने के कारण करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के कारण टॉर्क जनरेट होगा हमारा। तो टॉर्क किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, तो टॉर्क जो है हमारा वो क्या होगा इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो इस, क्योंकि जो रोटर का फ्लक्स है ओके रोटर फ्लक्स क्या करेगा ट्राइज टू कैच द स्टेटर फ्लक्स। ओके, अपोज कैसे करेगा, उसके पीछे भागेगा तभी अपोज करेगा ना। हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और दूसरा उस डायरेक्शन में भागेगा, तो वो क्या हमें कभी पकड़ पाएगा, अपोज कर पाएगा नहीं। क्या वो अपोज कर पाएगा जब उसी डायरेक्शन में चलेगा, जब उसको पकड़ लेगा तब उसका अपोज कर पाएगा। तो रोटर फ्लक्स क्या करता है कोशिश करता है पकड़ने की किसको स्टेटर के फ्लक्स की। तो स्टेटर फ्लक्स क्या है ये, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन, क्योंकि हमने बोला था ना कि सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है ये हमारा इस डायरेक्शन में, तो ये इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो कैसे निकालते हैं हम, टॉर्क क्या होता है हमारा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1 φ2 इनटू साइन ऑफ थीटा। ये हमारा क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर फाइंड कर रहे हैं TEM तो वो क्या होगा TEM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई भी दो फ्लक्स के बीच का एंगल ले लेंगे, चाहे φR φ2 चाहे φR φ1। ओके, तो हम ले लेते हैं φR φ2 साइन ऑफ φR और φ2 के बीच का एंगल कितना है φR ये है φ2 ये θ2 प्लस 90 साइन 90 प्लस θ2। ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φR φ2 cos ऑफ θ2। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। टू मैक्सिमाइज द टॉर्क θ2 शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर हम टॉर्क को क्या करना है बढ़ाना चाहते हैं तो θ2 जो होता है वो क्या है एज स्मॉल एज पॉसिबल टू
मैक्सिमाइज द टॉर्क, टॉर्क को ज्यादा करने के लिए हम क्या है थीटा टू को जितना हो सके उतना कम से कम रखते हैं। ओके, आइडियली थीटा टू विल बी जीरो विच इज ओनली पॉसिबल अगर स्टेटर वाइंडिंग हैव ओनली रेजिस्टेंस एंड दिस लीकेज रेजिस्टेंस इज जीरो। ओके, आइडियली तो हम बोल सकते हैं थीटा टू क्या हो जीरो, क्योंकि cos जीरो क्या होता है हमारा 1 होता है। ओके, तो आइडियली थीटा टू शुड बी जीरो। ओके, बट ये कब हमारा जीरो पॉसिबल है हमारा, जब जो हमारी रोटर की वाइंडिंग है दैट कंटेन ओनली रेजिस्टेंस। ओके, जब रोटर की वाइंडिंग केवल रेजिस्टेंस कंटेन करेगी तब हो सकता है हमारा कि थीटा टू जो है वो क्या हो जीरो हो, लीकेज रिएक्टेंस जीरो हो, तब हमारा टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये था हमारा किसका इंडक्शन मोटर का। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा प्राइम मूवर टॉर्क है सपोज टीपीएम वो क्या है इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब जो हमारा ये रिजल्टेंट फ्लक्स की हमारा स्पीड है एनएस स्पीड है वो क्या है प्राइम मूवर टॉर्क है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये क्या है भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर प्राइम मूवर टॉर्क टीपीएम, टीपीएम क्या है प्राइम मूवर टॉर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आर इन सेम डायरेक्शन। प्राइम मूवर टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में लगते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इंडक्शन जनरेटर का। इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर क्या केस होता है जब एन आर ग्रेटर देन हो एन एस से तो वो क्या होता है इंडक्शन जनरेटर बन जाता है। ओके, तो हमने क्या किया सबसे पहले रिजल्टेंट फ्लक्स लिया फाई आर, ईएमएफ जो है वो हमारा लैग करेगा E1 दैट इज E2 90 डिग्री से, E1 ग्रेटर देन E2 बिकॉज N1 ग्रेटर देन N2, N1 मतलब सिंक्रोनस के नंबर ऑफ टर्न्स स्टेटर के और ये है रोटर के नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, इस रोटर के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं एज कंपेयर टू स्टेटर के नंबर ऑफ टर्न्स, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस इन रोटर वाइंडिंग इज लेस एज कंपेयर टू ईएमएफ इंड्यूस इन स्टेटर वाइंडिंग। ओके, in an induction generator the direction of current flow in winding in an induction generator, IG मतलब induction generator, the direction of current flow, the direction of current in an induction generator the direction of current flow in winding is reverse, in winding is reversed as compared to induction motor. Okay, as compared to induction motor, so the flux developed by current will now, so the flux developed by current will, so the flux developed by current will now be in opposite direction of current, opposite direction of current. ओके, क्या होता है इंडक्शन जनरेटर में जो करंट की डायरेक्शन है, ओके द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन वाइंडिंग इज रिवर्स होता है एज कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में हमने देखा था करंट क्या है यहाँ पे तो लैग ही करेगा कुछ एंगल सपोज थीटा टू से, क्यों, क्योंकि जो रोटर की वाइंडिंग है इसमें क्या है रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है। रेजिस्टेंस अगर केवल रेजिस्टेंस होता तो प्योर रेजिस्टिव हो जाता, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होने के कारण क्या होता है कुछ एंगल से क्या करता है लैग करता है, इसलिए अपन बोलते हैं हमेशा कि इंडक्शन मशीन लैगिंग लोड पे वर्क करती है। तो करंट हमारा क्या होगा इससे ईएमएफ से कुछ एंगल लैग करेगा, ठीक है, बट इंडक्शन जनरेटर में जो डायरेक्शन है करंट फ्लो की बाइंडिंग में वो क्या होती है रिवर्स होती है, मतलब अपोजिट करंट फ्लो होता है, इसलिए जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो द फ्लक्स डेवलप्ड बाय द करंट, इस करंट के कारण कौन सा फ्लक्स डेवलप होना चाहिए फाई टू, तो फ्लक्स डेवलप बाय द करंट विल नाउ बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो
तो I2 से जो फ्लक्स डेवलप हुआ वो क्या है phi2, तो phi2 की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहले क्या था, I2 की डायरेक्शन में phi2 था, क्योंकि मोटर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो जनरेटर में जस्ट अपोजिट होता है। तो ये I2 है, क्योंकि फ्लक्स जो है phi2 वो I2 से ही बना है ना, तो इसी की डायरेक्शन में लेंगे तो ये होगा, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ओके, अब phi r इक्वल टू क्या होता है, phi1 प्लस phi2, तो phi1 निकालना है तो क्या होगा, phi r माइनस phi2, तो phi2 ऐसा है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, तो ये क्या हो गया माइनस phi2, ये हो गया रिजल्टेंट phi1। ओके, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, हमने क्या मान के चला है कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे एल। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी टीएम, क्योंकि ये है रोटर का फ्लक्स, phi2 क्या है हमारा, रोटर फ्लक्स, तो रोटर फ्लक्स विल ट्राई टू कैच द स्टेटर फ्लक्स, रोटर फ्लक्स स्टेटर के फ्लक्स को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो कैसे पकड़ेगा, स्टेटर का फ्लक्स तो इस डायरेक्शन में, तो ऐसे घूमेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो ns इस स्पीड में घूम रहा है, मतलब टीपीएम प्राइम मूवर टॉर्क क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो इन केस ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड प्राइम मूवर टॉर्क आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे का अपोज करते हैं, जबकि मोटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और प्राइम मूवर टॉर्क जो थे दोनों क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन जनरेटर, in case of induction generator electromagnetic torque TEM and prime mover torque are in opposite direction। okay, electromagnetic torque और prime mover torque जो है वो क्या है, opposite direction में है। okay, अब ये एंगल थीटा 2 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा 2। ओके, ये पूरा क्या है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा 2। ओके, तो हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकाले टीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आर फाई 2 साइन 90 माइनस थीटा 2। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होगा हमारा कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई आर फाई 2 कॉस ऑफ थीटा 2। ओके, तो हमारा नॉर्मल क्या बन गया है फॉर्मूला, फाई आर फाई 2 कॉस साइन 90 प्लस माइनस थीटा 2, यही था कि नहीं था हमारा, प्लस था इन केस ऑफ मोटर, मोटर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और माइनस होगा इन केस मैग्नेटिक टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा। ठीक है, तो ये था क्या हमारा फेजर डायग्राम दोनों का, इंडक्शन जनरेटर का और इंडक्शन मोटर का, कि इंडक्शन जनरेटर इंडक्शन मोटर से कैसे डिफरेंशिएट होता है, कैसे उनका डायग्राम बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी, फाई आर फाई 2 साइन 90 प्लस माइनस थीटा 2, फाई आर रिजल्टेंट टॉर्क है, फाई 2 हमारा रोटर का हमारा फ्लक्स है, ठीक है, थीटा 2 फाई आर और फाई 2 के बीच का एंगल है, प्लस आएगा इन केस ऑफ मोटर एंड माइनस इन केस ऑफ जनरेटर। ओके, थैंक यू।